आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉन्फिडेंस वर्सेज और कॉन्फिडेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अपना कॉन्फिडेंस शो करते हैं, वास्तव में वो कॉन्फिडेंस नहीं होकर ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का क्या मीनिंग है, क्यों ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और इसको हम किस तरीके से कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं सीए आरसी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और मैं जो आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं ये मेरे जो पास्ट 20 ईयर का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कब स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस होता है और कब वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है। इन दोनों में डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी है सक्सेस होने के लिए। तो इसी तरीके के और भी बहुत सारे यूजफुल वीडियोस में डालता रहता हूं, तो आप वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन दबा दें जिससे कि आगे के लिए नोटिफिकेशन आते रहे। और बहुत सारे यूजफुल मटेरियल हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम चैनल को क्लिक करके उसे ज्वाइन करें, उससे आपको काफी फायदा होने वाला है। तो मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं कि कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस का, तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि कई बार उनको देख के लगता है कि नहीं यार, फर्स्ट रैंक तो इन्हीं की आनी है, दूसरों की आनी नहीं है। लेकिन मैं किसी चीज पे बिलीव नहीं करता जब तक कि उसकी टेस्टिंग नहीं हो जाती है। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये पता होना जरूरी है कि कॉन्फिडेंस क्या है और ओवर कॉन्फिडेंस क्या है। तो बस फर्क इतना सा है दोनों में कि कॉन्फिडेंस सपोर्टेड विद कैपेबिलिटी एंड एफर्ट्स। आप में एफर्ट्स है, कैपेबिलिटी है, इन दोनों का सपोर्ट है आपके पास में, तो आप कॉन्फिडेंट हो एग्जाम पास करने के लिए। और अगर दोनों का लेक है, आप में कैपेबिलिटी की कमी है, जितना टारगेट सेट कर रखा है उतनी कैपेबिलिटी की कमी है, उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, या कैपेबिलिटी है लेकिन एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो। और इन दोनों का प्रोस कॉन्स क्या होता है? जो स्टूडेंट कॉन्फिडेंट होता है, जो कॉन्फिडेंट होता है वो अपनी प्लान्ड वे में स्टडी करता है, और जितना स्टडी कर रहा है उसको उतना बेनिफिट ही मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको मार्क्स से मिल जाएंगे। तो और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आगे से आगे बढ़ता जाएगा और अपनी एग्जाम का जो टारगेट है वो पूरा कर लेगा। उसका पास होने का टारगेट है, पास हो जाएगा। अगर रैंक का टारगेट है, रैंक आ जाएगा। फर्स्ट रैंक का टारगेट है, फर्स्ट रैंक आ जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंट होता है उसमें कैपेबिलिटी नहीं होती है, क्या होती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली एफर्ट्स नहीं कर रहा है, तो वो हवा में उड़ रहा है। और जब गिरेगा तो कहां गिरेगा पता नहीं। जो पर्सन हवा में उड़ता है वो पता नहीं, जब गिरता है तो कुएं में गिरता है, खाई में गिरता है, कहां गिरेगा कुछ नहीं पता। इसलिए कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक तरफ आपको टॉप रैंक दिला सकता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको फेल भी करा सकता है। तो इन दोनों में डिफरेंशिएशन होना बहुत जरूरी है। अब अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस क्यों डेवलप होता है, और उसके डेवलप होने के बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले स्टार्टिंग तो आपके 10 एंड 12th के मार्क्स। स्टूडेंट्स के 10th और 12th में जो मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे उसको लगता है यार मैं तो इतनी स्टडी में क्या मालूम कुछ भी कर सकता हूं, मेरे 99% मार्क्स आ रहे हैं। कई बच्चे मेरे पास आई कहते हैं साहब देखो मेरे तो 99% मार्क्स है, यहाँ तो सीए फाइनल में तो बहुत कम मार्क्स पे फर्स्ट रैंक आ जाती है, ये तो मैं वैसे बाएं हाथ से ला सकता, चुटकी अकेले मेरे लिए। तो ये क्या शो करता है? ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन ये बात कंफर्म है कि 10th और 12th की कॉपीज अगर आईसीआई के पैटर्न पे चेक होने लग जाए तो पता चल जाएगा कि आप कितने मार्क्स के लायक हो। जिस समय मैं 10th और 12th की एग्जाम पास कर रहा था मैंने, उन समय फर्स्ट रैंकर के भी 85-86% मार्क्स आते थे,
और जिसके 60% मार्क्स आ जाते थे उसको तो वाहवाही होते थे कि बहुत शानदार मार्क्स आ गए, क्योंकि उस समय मार्क्स आते ही नहीं थे, सब ग्राउंड पे थे, एक्चुअल मार्क्स आते थे। ये जो हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट जिसमें आजकल 99% मार्क्स आ जाते हैं, 100% मार्क्स आ जाते हैं, उनमें 50-60 क्रॉस करना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी, क्योंकि हर मिस्टेक, छोटी छोटी मिस्टेक के मार्क्स करते थे उस समय। तो उस समय स्टूडेंट धरातल पे होते थे कि हाँ यार ये पोजीशन है, मेहनत करनी पड़ेगी। और अब आजकल जो बोर्ड एग्जाम्स में इतने मार्क्स आते हैं कि बच्चों को लगता है कि इतनी सी स्टडी में इतने मार्क्स आ सकते हैं, तो यहाँ तो कुछ नहीं है, सीए में तो बहुत कम मार्क्स पे पास हो जाते हैं, बहुत कम मार्क्स पे फर्स्ट रैंक आ जाते हैं, मैं तो वैसे ही हो जाऊंगा। लेकिन वो 10th को और सीए को एक ही मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों के लेवल में रात दिन का फर्क है। दूसरा जो रीजन है कि जैसे मान लो कोई भी स्टूडेंट का नॉर्मल जो फोकस होता है वो टॉपर्स पे या सक्सेसफुल पर्सन जो पास हो गया उन पे होता है। वो उनसे पूछते हैं भाई आपने कैसे मेहनत करी, वो बताते हैं हाँ नहीं हमने ऐसे मेहनत करी है। लेकिन एक चीज जो होती है कि हर इंसान में दिखाने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, टेंडेंसी होती है दिखाने की। पता चलता है कि उसने अगर 15 आवर्स की स्टडी करी होगी तो बताएगा मैं 5 घंटे पढ़ता था, 5 घंटे में बहुत अच्छे शानदार मार्क्स लिया है। तो आप लोग भी सोचते हो कि यार इतनी कम मेहनत में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तो मैं तो 5 आवर्स पढ़ा है, मैं 6 घंटे पढ़ लूंगा, 7 घंटे पढ़ लूंगा, मैं तो और भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन जो टॉपर्स ने या जो रैंकर्स ने या जो सक्सेसफुल पर्सन ने पास हुए हैं, उन्होंने कितने घंटे पढ़ाई करी है ये आपको थोड़ी पता है। आपको पता कैसे चल सकता है जब आपके साथ में या आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में कोई पर्सन है और वो सक्सेस हुआ है या टॉपर रहा है, तो आप उनसे एक्चुअल फैक्ट पता करने की कोशिश करो कितने घंटे पढ़ाई करता था, और उसके हिसाब से आप जज करो कि कितने घंटे की रिक्वायरमेंट है। लोगों में एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है, वो अपनी कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा के दिखाना चाहते हैं, और इस वजह से उनको बहुत बड़ा, दूसरे बच्चे जो बेचारे देखते हैं कि इतनी सी मेहनत में इतने मार्क्स आ सकते हैं, उनको बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ता है। तो इसलिए आप किसी की बातों में विश्वास करने से पहले आपको फैक्ट चेक कर लेना चाहिए कि वास्तव में ऐसा है क्या। अभी ये जो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज चल रही है उससे तो आप पता नहीं कर पाओगे। उसका बेटर तरीका है कि आपके आस पड़ोस में कोई पर्सन हो या आपके रिलेशन में कोई पर्सन हो, उनके बारे में तो आप पता कर सकते हैं कि इसने इतनी स्टडी करी थी और उसका रिजल्ट ये रहा है। आपको पता है कि कोरोना से जितनी डेथ हुई है उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों को कोरोना ने इफेक्ट किया ही नहीं, किसी को हो भी गया तो एक सिंपल सर्दी जुकाम की तरह होकर निकल गया। अब मान लीजिए मेरे मिलने वाले 10 पर्सन हैं और उनके सर्दी जुकाम होकर निकल गया, तो मेरे को लग रहा है कि यार मैं भी ठीक हो जाऊंगा, सबकी ठीक हो गई, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। तो उन्होंने प्रिकॉशनरी एफर्ट्स किए नहीं, उन्होंने टाइम पे दवाई चालू नहीं करी और बाद में काम लग गया, एक्सपायर हो गए। तो अगर मान लीजिए ये बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट कर रहा होता तो हर पर्सन अलर्ट होता है कि यार देखो उसको प्रॉब्लम आ गई थी, मेरे को प्रॉब्लम आ सकती है। तो कुल मिला के वो एफर्ट्स करते, डॉक्टर को दिखाते, हॉस्पिटल में जाते, तो मरते तो नहीं कम से कम। लेकिन क्यों मरे कि साहब देखो वो मेरे पड़ोस में हुआ था, 4-5 दिन में ठीक हो गया, ये भी हुआ था वो भी ठीक हो गया। अरे भाई 80% लोगों को तो ज्यादा इफेक्ट पड़ा ही नहीं है। पड़ा किन के हैं? जो 10-15% लोग हैं उनको ज्यादा इफेक्ट किया, और उसमें से 1-2% मरे हैं। लेकिन 1-2 में किसका नंबर आ जाए क्या पता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपको दूसरों का एक पर्टिकुलर स्टडी से कितने मार्क्स आए उसके बेसिस पे जज करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि पहली बात तो एक बार ये पता करना मुश्किल है कि उसने कितनी स्टडी करी थी और बता क्या रहे हैं, और दूसरा ये भी है कि हर पर्सन का दिमाग अलग अलग वर्क करता है। कोई पर्सन ऐसे होते हैं जिसको एक बार पढ़ने में चीज माइंड में सेट हो जाती है, कंसेप्ट क्लियर हो जाती है, किसी को 2 बार पढ़ने में कंसेप्ट क्लियर होती है, किसी को 3 बार पढ़ने में, किसी को 4 बार पढ़ने में, किसी को 5 बार पढ़ने में। अब पता चलता है कि साहब जो टॉपर है उसने 1 बार पढ़ने में उसको क्लियर हो जाती थी, और आपको मान लो 3 बार पढ़ने में होता है, तो उसका मतलब है कि आप भी उस लेवल पे पहुंच सकते हो, लेकिन उसके मुकाबले में आपको 3 टाइम्स एफर्ट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप काबिल नहीं हो,
यानी हर पर्सन इसको डिजर्व करता है, फर्स्ट टाइम वो डिजर्व करता है, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स का लेवल अलग अलग रख के चलना होता है। ये मैंने बताया कि किसी की मशीन बहुत तेज काम करती है, दिमाग, लेकिन इनपुट तो जरूरी है, क्योंकि दिमाग तो प्रोसेस कहां पे करेगा, जो इनपुट आया है, जो स्टडी करी उसी पे तो प्रोसेस करेगा। इसलिए स्टडी तो जरूरी है। किसी को हो सकता है कि 6 घंटे की स्टडी से काम हो जाता हो, किसी को 8 घंटे की स्टडी से काम हुआ, किसी को 10 घंटे की स्टडी से काम होता है, तो सबका लेवल अलग अलग है। इसलिए हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हमको हमारे लेवल पे रह के स्टडी करनी चाहिए। तो ये जो रीजन है ओवर कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के, वो ये है कि हम 10-12 के बेस पे ओवर कॉन्फिडेंस क्रिएट कर जाते हैं। दूसरे जो सक्सेसफुल पर्सन है उनके हम स्टेटमेंट्स देखते हैं और उन स्टेटमेंट पे फेथ करके हम भी उसी तरीके से वर्किंग करना चालू कर देते हैं, जबकि वो फैक्ट है या नहीं है कुछ पता नहीं। तो ये चीजें ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप कर जाती है, बिना बेस के हम ये सोचने लग जाते हैं कि हाँ हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे जब रिजल्ट नहीं आता था बहुत पहले, हम सोचते थे यार देखो अच्छे हमारे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो बच्चा ये रे टॉप करेगा, फर्स्ट रैंक आ जाएगा। पता चलता है कि हमारे टेस्ट ही डिफेक्टिव थे, और जिस दिन से हमें पता चल जाएगा कि कमी क्या है, उस दिन के बाद में आप देख रहे हो कि हर साल फर्स्ट रैंक आ रही है। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे को ग्राउंड लेवल पे रह के वर्किंग करनी पड़ेगी, हवा में रह के वर्किंग करने से काम नहीं होता, और ये बहुत बड़े लॉस का रीजन बन जाता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट इशू आता है कि चलो ठीक है और कॉन्फिडेंस है, लेकिन हम इस और कॉन्फिडेंस की जगह कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें, ओवर कॉन्फिडेंस की जगह हम कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें, यह सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको रिजल्ट देने के लिए कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब जो ओवर कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंस की तरफ आने का एक तो तरीका यह है कि आप जो आपके आसपास के लोग अनसक्सेसफुल हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया और क्लियर नहीं कर पाए, या जो मान लो कहते कि हम टॉप करेंगे लेकिन टॉप नहीं कर पाए, वो केवल एग्जाम पास कर पाए, तो ऐसे लोगों से आप डिस्कशन करो कि आपने क्या मिस्टेक करी थी और उसका इफेक्ट जो आया है, ये आपको दोनों को पता होना जरूरी है कि क्या मिस्टेक करी थी, उसका क्या इफेक्ट आया, जिससे कि आप उसकी गलती के बेसिस पे आप अपने में करेक्शन कर लो। क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कहा था कि दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखने के लिए तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। इसलिए दूसरों की गलतियों से सीखने के लिए बोला उन्होंने, न कि दूसरों के सक्सेस से सीखने के लिए, क्योंकि दूसरों की गलतियां जो करी है वो गलतियां अपन नहीं करेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो एक तो जो आपके आसपास अनसक्सेसफुल पर्सन है उनकी गलतियों से सीखो कि उन्होंने क्या गलतियां करी थी जो गलती आपको नहीं करनी। दूसरा, आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। जैसे प्रीवियस में आपने जो सोचा था वो ऐसा नहीं हुआ, तो आप खुद भी देख सकते हो कि यार क्या कमी रही थी, वो कमी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि क्या मिस्टेक आपने कमिट करी है कि वो मिस्टेक आपसे नहीं हो। ये भी बहुत जरूरी है। एक आप प्लान बनाओ, एक प्लानिंग करो कि मेरे को इतने टाइम में सिलेबस को तैयार करना है या इतने टाइम में मेरे को इस चैप्टर को तैयार करना है। तो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली वर्क करने की कोशिश करो। अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंगली वर्क नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप पीछे हो। यानी उस प्लानिंग की शेड्यूल में रहते हुए काम होना बहुत जरूरी है। ऐसा मत सोचना है कि यार ये कर लेगा तो ये कर लेता तो मैं भी कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। एक बार हमारे एक स्टूडेंट था, टॉपर रहा है, वो बहुत कम पढ़ाई में उसको चीजें माइंड में सेट हो जाती थी, बहुत कम स्टडी में। अब उसके जो दूसरे साथ के और भी दोस्त थे वो भी अच्छे लेवल के थे, लेकिन वो उसके साथ घूमते रहते थे। अब कभी मैंने उनसे कहा कि यार पढ़ाई क्या करो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो कहते साहब देखो यही इतने अच्छे मार्क्स ला रहा है तो हम भी ले आएंगे। तो मैंने एक बार उनको बुला के समझाया अलग से कि हर लेवल का पर्सनल कैपेसिटी अलग अलग होती है, उनको उसको अलग किया उनसे, जब जाके उनकी परफॉर्मेंस आना चालू हुई। अदरवाइज कैपेबिलिटी
हर पर्सन में डिफरेंट है, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से वर्क करो। मैंने बताया कि कोई पर्सन को एक बार पढ़ने में चीजें तैयार हो जाती है, किसी को 2 बार पढ़ने में होती है, किसी को 3 बार पढ़ने में होती है। इसलिए आप ये जज करो कि ये जितनी स्टडी जो मेरा टॉपर कर रहा है उतनी स्टडी मेरे को उतना लेवल पे पहुंचने के लिए मेरे को कितनी बार स्टडी करनी है। तो ये चीजें आपको उसके हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। एक जो तरीका है वो मॉक टेस्ट देने का है। आप मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। कई बार बच्चों को कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये सब्जेक्ट मेरा रेडी हो गया, पता चलता है कि मॉक टेस्ट दोगे तो उससे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट रेडी भी है कि नहीं है। कई बार बच्चों को लगता है कि यार मेरे को आता है, अरे 10 दिन में एक सब्जेक्ट तैयार कर लिया, लगता है मेरे ओके है। अरे 10 दिन में नहीं, 1 दिन में होना जरूरी है। जैसे मान लो 3 घंटे का टाइम मिलता है और वही चीज 100% आप 6 घंटे में लिख सकते हो, बेकार है। उसको 3 घंटे में जो लिखेगा ना वो उसका है। उसी तरीके से एग्जाम 1.5 डे का गैप मिलता है, जो 1.5 डे में आपने रिवाइज कर दिया वो आपका है। जो मान लो 2.5 डे में रिवाइज हो सकता है तो उसका मतलब है कि आपका नहीं है। तो ये मॉक टेस्ट से पता चलेगा। बच्चों की बहुत सारी डिमांड आए तो इसलिए हमने वीएसआई विक्ट्री मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि इस तरीके की गलतियां बच्चे नहीं करें। तो वीएसआई विक्ट्री मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसमें मॉक टेस्ट के बेसिस उसको बताया जाता है कि तुम्हारी क्या परफॉर्मेंस क्या नहीं है। तो आप उस मॉक टेस्ट के थ्रू भी आप पता कर सकते हो। तो यानी अपनी गलतियां पता करना सीखो और आप खुले मन से एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे को ज्यादा टाइम लग रहा है, बाकी से तो लग रहा है, उसमें क्या दिक्कत है, उसको इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन जब तक आप अपनी कमी एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो उसको दूर भी नहीं करोगे। इसलिए आप अपनी कमी भी एक्सेप्ट करना सीखो कि आप में कोई कमी आ रही है तो आपकी क्या कमी है, इसको पता करने की कोशिश करो। तो अगर आप ये चीजें कर लोगे तो आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाएगा। जो आप हवा में उड़ रहे थे उसके बजाय आप अपनी स्टडी को एफर्ट्स और कैपेबिलिटी दोनों से सपोर्टेड कर दोगे। यानी अगर आपका स्टडी जो आपकी वर्किंग है वो कैपेबिलिटी और आपका जो एफर्ट्स है उससे सपोर्ट हो जाता है, उससे आपका सपोर्ट मिल जाता है, तो दिस इज कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस सक्सेस होने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों को लास्ट में नटसेल में कहना चाहता हूं कि ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, हवा में मत उड़ो। आपका जो भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए दैट शुड बी सपोर्टेड बाय योर एफर्ट्स एंड कैपेबिलिटी। थैंक यू।